प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स लिखा है, यानी कि 2n तक i इज वेरी फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2n तक वेरी कर रहा है। तो 2n टर्म्स के प्रोडक्ट इस तरह से आपको लिखे हुए हैं। आप ये समझ सकते हो कि इसमें से अगर मैं n स्क्वायर बाहर निकालूं तो बाहर क्या जाएगा बच्चे, n स्क्वायर, ये i आपका r का काम कर रहा है, डमी वेरिएबल r का। n स्क्वायर कॉमन निकालो इस टर्म में से, तो n स्क्वायर की पावर 1/n यानी कि n की पावर 2/n करके ये बाहर जाएगा। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है n की पावर 2/n मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस i अपॉन n का होल स्क्वायर, ऐसे करके पावर 1/n। करेक्ट सर? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स का सिंबल है i इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 2n। तो ये टर्म आपको कितनी बार मिलेगा, हर टर्म में मिलेगा। आप i को 1 से 2n में वेरी करोगे, तो अगर आप इसको बाहर निकालते हो तो ये बेसिकली इस हर 2n बार इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2n पावर में रेज हो जाएगा, n की पावर 2/n की पावर 2n, इसका ऐसे। ये समझ आया सभी को? तो 2n यानी कि n की पावर 4 आएगा, और जो बाहर 1/n की पावर 4 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था इस उससे वो मर जाएगा। पाई का सिंबल, i इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 2n, 1 प्लस i अपॉन n का होल स्क्वायर की पावर 1/n। अंडरस्टैंड सभी लोग कि हर टर्म में ये टर्म आएगा, 1 2 3 2n रखोगे तो 2n, तो ये टर्म और ये टर्म मर गया। तो बेसिकली ये ऐसा आपको मिलेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म की पावर 1/n, तो कॉमन पावर आप पूरे में कॉमन निकाल सकते हो। तो ये आपको लिखा प्रोडक्ट ऑफ i इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 2n ऑफ 1 प्लस i डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर की पावर इज 1/n। हर टर्म की पावर 1/n आएगा, तो वो 1/n आपने इस तरीके से क्या कर दिया, बाहर कॉमन निकाल दिया। ये आपने बाहर कॉमन निकाल दिया इसको। अब आपको लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना था, तो इस प्रोडक्ट की पावर 1/n आपको सिंपल सा फीलिंग दे रहा है कि आप e की पावर में लेके जाओगे, e की पावर में 1/n इनटू इसका सिग्मा लिखोगे, तो सिग्मा ऑफ लॉग ओवर, क्योंकि ये लॉग लेने पे सब प्लस में हो जाएंगे, 1 प्लस i अपॉन n के होल स्क्वायर, वेयर i इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 2n, लॉग लग जाएगा। यहाँ पे हम i अपॉन n को x रखेंगे, तो ये ln ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन n आपका dx हो गया, और यहाँ पे x की लिमिट इस i अपॉन n को x रखा है, तो 1 अपॉन n इंफिनिटी पे 0, 2n अपॉन n इंफिनिटी पे 2, और ये e की पावर में ये इसका आंसर हो जाएगा। और सिंपल ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनको हमें इस तरीके से प्रोसीड करना होगा। इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं होगा। जब वो समेशन के अंदर एक्सप्रेशन जो लिखा है उसका हम सम ऑफ एन टर्म ना निकाल पाए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको मैंने क्वेश्चन में पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स की सिंपल लिमिट वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स की लिमिट वैल्यू क्या होगी, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड? लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स की हम नहीं फाइंड आउट कर सके,
लेकिन हमने ये देखा कि इस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है और एच ऑफ एक्स फंक्शन है, उसके बीच में ही मूव कर रहा है। एट द नेबरहुड ऑफ ए, एट द neighborhood of x बराबर a, the f of x will be satisfied is a g of x से छोटा है और h of x से ये फंक्शन बड़ा है। मतलब ये फंक्शन की आउटपुट वैल्यू a के नेबरहुड पे इन दो फंक्शंस के बीच की वैल्यू ही है। ये अपन को यहाँ पर सिंपली गिवन है, यह अपन ने नोटिस किया। तो और साथ में ये भी नोटिस किया कि ये अगर एट द नेबरहुड ऑफ ए ये बात सेटिस्फाइड हो रही है एंड, और मैंने आपको ये गिवन और ये देखा गया कि एक्सटेंडिंग टू ए पर एच ऑफ एक्स की लिमिट वैल्यू और लिमिट एक्सटेंडिंग टू द ए पर जी ऑफ एक्स की लिमिट वैल्यू आपकी सिंपल एल है। ये दो कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला कांस्टेंट क्या है बच्चे कि एट द नेबरहुड ऑफ ए एटलीस्ट एफ एक्स जो है वो इस कांस्टेंट को दो फंक्शंस के बीच में है, चाहे इक्वलिटी अटेंड कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इट डज नॉट मैटर। और साथ में ये कांस्टेंट है और एज वेल एज ये कांस्टेंट है कि इसकी लिमिट वैल्यू इसकी लिमिट वैल्यू ए पर सेम है। मतलब कुछ ऐसे समझो आप कि आपका ऐसे एक एच एक्स है, एफ एक्स जी एक्स है और ये आपका एच एक्स है, ये आपका एक्सटेंडिंग टू ए है। दोनों की लिमिट वैल्यू फंक्शन की सेम है एल और एन, और एफ एक्स जो है वो इसी के बीच में बॉन्ड है, यानी कि इधर से और इधर से कुछ इसके ऊपर या नीचे तो है नहीं कि ये हाइट चली है। तो अगर एफ एक्स इन दोनों के बीच में सैंडविच है और दोनों फंक्शन की लिमिट सेम आ रही है, तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट के पास तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो भी मेरी एल के बराबर होगी। वो भी मेरी सिंपल किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू सिंपली आपकी एल के बराबर होगी। क्लियर ये स्टेटमेंट सभी को? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि नेबरहुड पे ये दो एक इनइक्वालिटीज होल्ड कर रही है और एज वेल एज ये आपको एल दे रखा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो। लेकिन अगर ये L1 और L2, इसका ये मतलब नहीं कि ये L1 और L2 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, मे भी फ्लक्चुएट कर सकता है और मे भी उसके बीच का नंबर की तरफ वो पर्टिकुलरली टेंड कर सकता है। वो हमें वो एफएक्स पे डिपेंड करेगा। हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर L1 और L2। तो समटाइम्स हम एफएक्स की लिमिट वैल्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन उससे बड़े और छोटे फंक्शन की लिमिट वैल्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम देखते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पहला सिंपल सा आपको एक स्टेटमेंट में बोलूं, इन जनरल ब्रैकेट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेसर देन इक्वल टू एक्स होगी और ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 है। ये बात अपन इसके ग्राफ से पहले भी बोल चुके हैं। ऐसे इसका ये ग्राफ जा रहा था ब्रैकेट एक्स का, बोलो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन थी और ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन थी। ये पूरा का पूरा ग्राफ इसी दो लाइंस के बीच में था, ऐसा है ना। तो बेसिकली x की हर रियल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड है, चाहे x की कोई भी रियल वैल्यू हो, है ना। तो अगर हमसे कहा जाता है कि लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर ln of x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट पार्ट ऑफ x की लिमिट वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ln x आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा अनडाउटली।
ब्रैकेट x भी आपका टेंडिंग टू एक इंटीजर होगा, लेकिन वो इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा इंटीजर होगा। ये बात भी सही है, ऐसा तो नहीं है कि ब्रैकेट लेने पे इन्फिनिटी का ब्रैकेट आपको इज 5 दे देगा। नो, इन्फिनिटी का ब्रैकेट एक बड़ा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी ही रहेगा। नाउ ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इंडिटरमाइन फॉर्म है, जिसमें आप मेरे को कह सकते हो कि आप एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते क्योंकि ब्रैकेट x वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है हमें नहीं पता। तो अब आप इसमें सैंडविच थ्योरम कैसे लगाओगे? इस ब्रैकेट x को इसके मिनिमम फंक्शन से रिप्लेस करो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इस फंक्शन की, कि ये फंक्शन ln x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट x आपको इज हमेशा, अगर मैं इसको x से रिप्लेस करूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम रखूंगा तो ये आपका मिनिमम होगा, यानी कि ये ln x अपॉन x से हमेशा बड़ा होगा। एंड या तो इक्वल भी लगा सकते हो। ये बात समझाया? इसको x से रिप्लेस करना मतलब इसको मैक्सिमाइज, तो फंक्शन को मिनिमाइज करना, इसको मिनिमाइज करना यानी कि ये आपका ln x अपॉन x माइनस 1 से ऐसे बड़ा होगा। ये बात सही है। x के हर रियल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगा, मतलब 1 से बड़े नंबर के लिए, क्योंकि आप कहोगे ln x पॉजिटिव नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटीज को कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। और x इंफिनिटी पे हम बात करें, अगर एक तो मैंने fx के करस्पॉन्डिंग gx और hx निकाल लिया, अगर मैं इंडिपेंडेंटली ln x अपॉन x की लिमिट वैल्यू की बात करूं कि ln x अपॉन x की लिमिट वैल्यू आपकी इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्या होगी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के इस इंडिटरमाइन फॉर्म में आपको पता है अलजेब्रा जीतेगा, या आप एल हॉस्पिटल से निकालो, कैसे भी निकालो, इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू आपकी टेंडिंग टू द 0 आएगी। इस करेक्ट। इस ln x अपॉन पॉलिनोमियल की एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी पर लिमिट वैल्यू आप निकालो तो वो भी 0 आएगा। तो आप मेरे से कह सकते हो कि इस बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट वैल्यू, इस बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट वैल्यू एक्सटेंडिंग टू द 0 पर आपकी डेफिनेटली किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। इज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू पक्का आपकी किसके बराबर होगी बच्चे? 0 के बराबर होगी। क्लियर ये बात? ऐसे ही आपको कहीं पे भी ब्रैकेट x इंफिनिटी पे जब भी बात होगा, ब्रैकेट x इंफिनिटी पे जब भी बात होगा तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उसकी लिमिट वैल्यू की बात वहां पे कर सकते हो। आप उसी को इस तरीके से फील कर सकते हो। आपको मैंने पूछा कि लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर इज 1/3x मल्टीप्लाइड इज इनटू 2x अपॉन 2 का ब्रैकेट वैल्यू दे रखा है, तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो आपको पता है कि 1/3x आपका इंफिनिटी पे टेंडिंग टू 0 और इंफिनिटी पे ग्रेटेस्ट वैल्यू इंफिनिटी इंटू 0 का इंडिटरमाइन फॉर्म। बस आप इसी बात को इस तरह से फील कर रहे हो कि क्यों ना हम यहाँ पे ब्रैकेट पार्ट ऑफ x/2, ब्रैकेट पार्ट ऑफ, चूंकि x की वैल्यू हमेशा x से छोटी और x माइनस 1 से बड़ी, तो ब्रैकेट पार्ट ऑफ x/2 की वैल्यू हमेशा उसी x/2 से छोटी और उस x/2 माइनस 1 से बड़ी होगी चूंकि। तो आप इस फंक्शन के लिए 1/3x से मल्टीप्लाई किए या इसकी मैक्सिमम रखे तो ये पॉजिटिव था तो मैक्सिमाइज हो गया। तो 1/3x इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ x/2 आपका हमेशा लेसर देन और इक्वल होगा 3x/2 इंटू x/2 के, एंड ये ग्रेटर देन होगा इज 3x/2 इंटू x/2 माइनस 1 के। करेक्ट सभी को? इसका मल्टीप्लाई करेगा तो ये लिखा है बेसिकली, ये फंक्शन आपका लिखा है 3/2 माइनस का 3x/2 जिसकी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर, ये सॉरी नीचे था, अपन को बच्चे 1/3x से मल्टीप्लाई करना था, ये क्या कर दिया 1/3x से मल्टीप्लाई करना था, 1/3x से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आपका 1/6 माइनस 1/3x आ जाएगा।
और ये आपका 1/6 कांस्टेंट ही हो जाएगा। मतलब x की हम कोई भी कम से कम पॉजिटिव वैल्यू लें तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, इन्फिनिटी पे भी होल्ड करेगी। कहने का मतलब तो इन्फिनिटी के नेबरहुड पे ये आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू आपको 1/6 मिलेगा, और वो तो 1/6 कांस्टेंट है ही है। तो ये दो जो नंबर है वो 1/6 ही के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो इसकी लिमिट वैल्यू भी सिंपल आप मेरे से बोल सकते हो कि किसके बराबर होगी बच्चे, 1/6 के ही बराबर यहाँ पर होगी। किसके बराबर होगी? सिंपली 1/6 के बराबर ही इसकी लिमिट वैल्यू आएगी। नाउ अगर मैं फिर से बात करता हूं, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द n tending to infinity, suppose ऐसे bracket part of 1 square into sin x is a plus 2 square into sin x is a 3 का square into sin x is a multiplied by n square into sin x is whole divided by n cube। तो अगर आपको इस समेशन अपॉन n क्यूब की लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी चाहिए, x इज द बिहेव एज अ कांस्टेंट, सिंपल, x से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इसकी लिमिट वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे प्रोसीड करोगे बच्चे? GIF n टेंडिंग इंफिनिटी, बेसिकली आप कहोगे कि ये तो n से इंडिपेंडेंट है, लेकिन नहीं, ये है। n को 1 रखेंगे तो एक टर्म, n को 2 रखेंगे तो 2 टर्म, n को 3 रखेंगे तो 3 टर्म्स, तो n को इंफिनिटी यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो समेशन निकालने में आपको इन सभी को लेके ऐड करना पड़ेगा। तो GIF को हटाने के लिए आपको मैंने बोला कि जब भी इंफिनिटी पे आप ऐसे सोचो ये n पे डिपेंड है, ये n-1, n-2, n-1, तो हर टर्म n पे डिपेंडेंट है। तो इंफिनिटी पर आपको GIF हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि उसकी वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू साइन एक्स, आप मेरे से कहोगे कि हमेशा 1 स्क्वायर इंटू साइन एक्स से क्या होगा, छोटा होगा, और 1 स्क्वायर इंटू उसी नंबर -1 से बड़ा होगा, x -1 से। सिंपल 2 स्क्वायर इंटू साइन एक्स आप फील कर सकते हो कि हमेशा 2 स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स से छोटा होगा, और 2 स्क्वायर इंटू साइन एक्स -1 से ये नंबर बड़ा होगा, और ऐसे ऐसे करते करते n स्क्वायर इंटू साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स से बड़ी होगी, और n स्क्वायर इंटू साइन एक्स -1 से इस तरह से बड़ी होगी, जिससे छोटी और सबसे बड़ी होगी। तो ये समेशन आप मेरे से बोल सकते हो, ये समेशन आप मेरे से बोल सकते हो बच्चे, यहाँ पे ये समेशन आप मेरे से बोल सकते हो कि इस तरीके से न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होगा वो आपका लेसर देन होगा 1 स्क्वायर, मतलब इस तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस सबको ऐड करेगा यहाँ पे, यहीं पे ऐड कर दो बच्चे। तो यहाँ पर ये 1 1 1 n साइन एक्स कॉमन, तो ये आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स आएगा प्रॉपर, और इंटू में -n आएगा, माइनस ऑफ Sn आ जाएगा यानी कि न्यूमरेटर आ जाएगा, अपॉन 1 स्क्वायर यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, ऐसा टर्म मिलेगा। डन ये बात भी। और लिमिट n टेंडिंग टू की इंफिनिटी था, अभी ये न्यूमरेटर है, अपॉन में n क्यूब से डिवाइड करोगे, इंफिनिटी पे इसको n क्यूब से डिवाइड करोगे, Sn अपॉन n क्यूब होल डिवाइडेड बाई n क्यूब से यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, और चूंकि n पे लिमिट n पे लगाओगे तो n पे ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इस पूरे की लिमिट वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे की,
इज 2 डिवाइडेड बाई 6 का साइन एक्स यानी कि 1/3, क्योंकि साइन एक्स बिहेव एज अ कांस्टेंट। यहाँ पर इसके लिमिट के लिए भी 3 डिग्री अपॉन 3 डिग्री, तो इसकी लिमिट वैल्यू भी आपको सेम देखने को मिल रही है 1/3 इंटू साइन एक्स ऐसे। तो आप आंसर पूरे फंक्शन की लिमिट वैल्यू लिख सकते हो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स। इस पूरे फंक्शन की ये लिमिट वैल्यू आपको हो जाएगी। पूरे फंक्शन की ये सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट वैल्यू आप मेरे को इस तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर मैंने लिखा आपको आपको बताना है लिमिट ओवर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इज 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन बेसिकली 3/n स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस n/n स्क्वायर प्लस का n। यहाँ पर आपको लिखा है 1/n स्क्वायर प्लस 1, 2/n स्क्वायर प्लस 2, 3/n स्क्वायर प्लस 3 और अप टू n/n स्क्वायर प्लस n की लिमिट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखकर पहले आपको एजीपी या इस तरह से कि ये हम एलसीएम ले लें, और लेकिन एलसीएम नहीं ले पाएंगे क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है। फिर आप सोच सकते हैं कि हम nth टर्म को इस वीएम मेथड की जैसे ब्रेक कर दें, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। n इंटू n प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, और ऊपर अगर 1 होता तब n में n प्लस 1 माइनस n लिख के अलग अलग डिवाइड करके इसको आराम से फैक्टराइज कर सकता था। करेक्ट सभी को? और सब वैसे भी ये इसका जनरल टर्म नहीं है, क्योंकि वो n स्क्वायर प्लस r होगा। ये बात मैं खुद ही भूल गया। तो n स्क्वायर प्लस r है, और यहाँ पे ऐसा r इज वेरी फ्रॉम सिंपल 1 से लेकर n है, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो अब आपको इसको देखकर ख्याल आ सकता है कि ये लिमिट एज अ सम का सवाल है। उसके लिए आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास आप अंदर r/n का फंक्शन बनाने में सक्षम हो, n स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये आपका r/n अपॉन 1 प्लस r अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे 1/n इज द लिमिट r इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n, ऐसा आप लिख सकते थे। ये r/n हो गया, लेकिन ये r/n नहीं बना, तो ये लिमिट एज अ सम का भी सवाल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है सभी को। आपको पता भी नहीं चला कि ये आपका सैंडविच थ्योरम का सवाल है। इनफैक्ट कैसे, आप देखो, यही डिफिकल्ट प्रॉब्लम में से होता है जब आपको हिंट ही नहीं मिलती कि ये किस पोर्शन में से पूछा गया है। आप एक बार ये पता कर लो कि किस पार्ट ऑफ द चैप्टर का किस पार्ट का क्वेश्चन है, तब आप अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। अदरवाइज अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे को इसका समेशन नहीं पता है, ये समेशन नहीं निकाल सकता हूँ एकदम करेक्ट इस एसएन का, एन टर्म के सम का, अगर मैं सभी को इसी n स्क्वायर प्लस 1 से डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर दूं, मतलब इस 2 की जगह 1 कर दूं, इस 3 की जगह 1 कर दूं, और इस n की जगह पे 1 कर दूं, तो बेसिकली मैं सभी रिलेटिवली डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या कर रहा हूं, यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर मैं कम कर रहा हूँ। 2 को 1 से रिप्लेस करने का मतलब इसकी वैल्यू कम करना, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना। 3 को 1 से रिप्लेस करना मतलब बढ़ाना। तो इससे आपको एक बड़ा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और वो बड़ा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 1/n स्क्वायर प्लस 1, 2/n स्क्वायर प्लस 1, 3/n स्क्वायर प्लस 1, और ऐसा करते करते n/n स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आपको मिलेगा। आपने समझे मेरी बात कि मैंने बेस सेम करने के लिए सभी को लोअर लिमिट के सेम कर दिया इस तरीके से, और मिनिमाइज किया तो रेशियो मैक्सिमाइज हो गया, तो इससे बड़ा वैल्यू मिलेगा लेसर देन। यहाँ पर अगर मैं सभी को इसकी अपर लिमिट से रिप्लेस कर दूं, तो बेसिकली मैं इसको n कर रहा हूँ, तो ये बढ़ा रहा हूँ, तो वैल्यू ओवरऑल कम कर रहा हूँ।
तो मैं कह सकता हूँ गिवन Sn की वैल्यू जो भी होगी वो 1/n² प्लस n, 2/n² प्लस n और अप टू n/n² प्लस n से हमेशा बड़ी होगी, ये बात तय है। तो गिवन Sn हम जरूर कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन Sn को एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं कि ये जो भी Sn होगा वो इन दो नंबर्स के बीच में ही आपका एग्जिस्ट करेगा। ये जो भी Sn होगा वो इन दो नंबर्स के बीच में ही यहाँ पर क्या करेगा, सिंपली एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब अब नाउ यहाँ पर इस Sn का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ n टर्म जो हमें गिवन था वो इसको ऐड जरूर किया जा सकता है। इसका एडिशन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n² प्लस 1। इसकी वैल्यू जरूर मैं बोल सकता हूँ n सबका बेस सेम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई n² प्लस n। ये Sn इन दो नंबर्स के बीच का नंबर होगा हर नेचुरल नंबर के लिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अगर मैं इसकी लिमिट वैल्यू देखूं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अगर मैं इसकी लिमिट वैल्यू देखूं तो ये n² बाहर, तो इसकी लिमिट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। यहाँ पे n² बाहर, तो इसकी लिमिट वैल्यू बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि n टेंडिंग इंफिनिटी पे Sn 1/2 और 1/2 के बीच का नंबर होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका सिंपली 1/2 इसकी लिमिट वैल्यू आपके आंसर हो जाएगी। तो गिवन प्रॉब्लम की लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी आप एज अ लिमिट एज अ सम या प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस चैप्टर से भी सम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन आपने उस सम को एस्टिमेट किया कि वो दो नंबर्स के बीच का सम होगा और उन दो नंबर्स की लिमिटिंग वैल्यू आपकी इक्वल मिल गई। तो आप मेरे से यहाँ पे कह सकते हो कि ये इस तरह से प्रोसीड होगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे। बेस सिंपल लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी is a 1/√n² plus is a 1/√n² plus 1 plus 1 divided by √n² plus 2 up to 1 divided by √n² plus n, जो कि इंफिनिटी पे 0 0 0 और 0 0 0 आपका इंफिनिटी बार। तो ये आपका इंफिनिटी इंटू 0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है, जिसको आप n² कॉमन निकालोगे तो r/n² बनेगा। r/n², अगर ये 1² 2² n² होता तो ये लिमिट एज अ सम का प्रॉब्लम हो जाता। अगर ये 1² 2² n² होता तो ये लिमिट एज अ सम का प्रॉब्लम हो जाता। अभी यहाँ पर ये लिमिट एज अ सम का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट एज अ सम का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब। तो नाउ यहाँ पे अपन क्या काम करेंगे, इसका सिग्मा लिखेंगे, मतलब इसका फिर से समेशन लिखना अलाउड नहीं होगा। वी एंड मेथड्स का भी सवाल नहीं है, ये मान के चले आप। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या कोशिश करो एस्टिमेट करने के लिए, सबको √n² प्लस 1 से रिप्लेस करो तो सबकी वैल्यू आप रिलेटिवली कम कर रहे हो, डिनोमिनेटर में कम कर रहे हो तो वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो ये आपका 1/n, ये वाला, इसको n² तो 1/n प्लस 1/n, समझ में आया सभी को। 1/n ऐसे 1/n कितनी बार, n टाइम्स आपने लिख दिया। तो ये आपका n/n इस तरीके से हो जाएगा। ग्रेटर देन की बात करोगे आप तो यहाँ पर ये आप सभी को √n² प्लस n से रिप्लेस करोगे तो n डिवाइडेड बाई √n² प्लस n से ये सम हमेशा बड़ा होगा। क्लियर। और इसमें से n² कॉमन इंफिनिटी के लिए, तो ये 1/√1 प्लस 1/n और Sn इन दो नंबर के बीच में होगा। तो इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू के लिए आपने इसकी लिमिट वैल्यू निकाला तो 1 मिला, इसकी लिमिट वैल्यू निकाला तो 1 मिला, यानी कि ये नंबर आपका सिंपली किसके बीच में होगा, 1 to 1, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 1। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। नाउ यहाँ पे अगर अपन एक क्वेश्चन कहें कि इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल से लेकर सिंपल 0 से इंफिनिटी को डोमेन,
is an increasing function. Is an increasing function है आपका f इस डोमेन से कोडोमेन के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दे रखा है. ओके, नाउ आपको यहाँ पर ये गिवन है कि f ऑफ वेट f ऑफ 0 से इंफिनिटी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और f ऑफ लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x की लिमिट वैल्यू आपको 1 गिवन है ना. और आपसे पूछा गया है कि लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर f ऑफ 2x डिवाइडेड बाय f ऑफ x की लिमिट वैल्यू क्या होगी. f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x की लिमिट वैल्यू आपको 1 दे रखा है और आपको f ऑफ 2x डिवाइडेड बाय f ऑफ x की लिमिट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये आपको पता करना है. तो इसको पता करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे मेरे से बोला कि इंफिनिटी पे अगर हम देखें तो x आपका 2x से छोटा होगा और ये 3x से छोटा होगा. सही बात है. ऐसा इंफिनिटी के लिए x हमेशा 2x से छोटा होगा, 3x से ये छोटा होगा. क्योंकि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मींस f ऑफ x की वैल्यू हमेशा f ऑफ 2x से छोटी होगी और f ऑफ 3x से ये छोटी होगी. ये बात भी सही है. यहाँ तक f ऑफ x आपका f ऑफ 2x और f ऑफ 3x ये इनइक्वालिटीज आपको हमेशा सेटिस्फाइड करेगी. आपने यहाँ पे इसी को f ऑफ x से डिवाइड किया और f ऑफ x का कोडोमेन आपको 0 से इंफिनिटी दे रखा है यानी कि ये नंबर पॉजिटिव है. तो इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आपका इसके और इसके सिंपली बीच का नंबर इस तरीके से हो गया. ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. यहाँ पे बोलो f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x, f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x, f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x. और आपको इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू पूछी गई है और इसकी लिमिट वैल्यू दे रखी है कि टेंडिंग टू 1 है. तो इसका मतलब और ये 1 के और इसके बीच में इसकी लिमिट वैल्यू 1. तो हैंस प्रूव्ड कि इसके आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे. सिंपली आपकी 1 हो जाएगी. आंसर की वैल्यू यहाँ पे सिंपली आपको कितने के बराबर मिल जाएगा 1 के बराबर. इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी. तो एक तो ब्रैकेट x इंफिनिटी पे जब भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम सैंडविच थ्योरम से हटा सकते हैं. लिमिट के इस चैप्टर